जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए ऐसा फुल मॉडल पेपर देखेंगे जो मॉडल पेपर आपके एग्जाम पर साथियों भारी पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने एसएससी जीडी के पूरे सिलेबस को कवर अप किया है। यानी कि जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से साथियों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी के पूरे साथियों 20 क्वेश्चन। मैं कहूंगा इन 20 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर 11 से 12 कम नहीं रहना चाहिए, यानी कि 11 से 12 प्रश्न आपको करना है, उससे ज्यादा हो जाए उससे कम स्कोर ना हो। उसके बाद साथियों हम लोग जीएस देखेंगे, जीएस के भी यहां पर 20 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग देखेंगे और साथियों मैथ देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जो मैं आपको बताऊं, जो पढ़ाऊं, जो क्वेश्चंस बतलाऊं, उन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है अगर आप वाकई में एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, करेंगे जो देखा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है। देखिए, जो देखा ना जा सके तो उसको अदृश्य कहा जाएगा, और जो देखा जा सके उसको क्या कहा जाएगा, उसको दृश्य कह सकते हैं। इस प्रकार दृश्य का विलोम क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और अगर आपसे पूछ ले जो ज्ञात ना हो, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ज्ञात ना हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, अज्ञात होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर अनिमेष की बात करें, एक आपसे सवाल पूछा जाता है बिना पलक गिराए, क्या साथियों, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, अनिमेष होगा। और अदम्य की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं, जो दबाया ना जा सके, क्या साथियों, जो दबाया ना जा सके उसको क्या कहा जाता है, उसको अदम्य कहा जाता है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहां पर बताए हैं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर साथियों आप एसएससी जीडी की 2025 एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए 3 प्रकार की पीडीएफ साथियों तैयार करवाई है। उन 3 प्रकार की पीडीएफ की साथियों जहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको साथियों एसएससी पहली पीडीएफ में एसएससी जीडी जो फरवरी 2024 में पेपर हुआ था, फरवरी 2024 में, उसकी साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सब कुछ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी के जैसा आपका पेपर आएगा वैसा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए। साथियों 10 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको भी पता है जिस एग्जाम को क्लियर करना होता है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जाते हैं, तो यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। उसके अलावा साथियों करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो है ना 2024 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको लिया है। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ 70 रुपए में साथियों मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। सही वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि स्वामी भक्ति, क्या साथियों, स्वामी भक्ति कि अगर बात करें साथियों कैसे लिखा जाएगा यहां पर आप लोग मुझे बताइए। स्वामी भक्ति, देखिए ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये गलत लिखा हुआ है। यहां पर अगर बात करें ये स्वामी भी सही लिखा हुआ है और भक्ति भी सही लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बता दीजिए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि कौन सा वाक्य इसमें से साथियों शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने मौसमी को बुलाई, मौसमी गलत लिखा हुआ है। मैं मौसमी को बुलाता हूं, यहां पर भी साथियों दिक्कत लग रही है, ये भी नहीं सही होगा। मैं मौसमी को बुलाया, यह भी नहीं सही है। मैंने मौसमी को बुलाया, ये आपका बिल्कुल सही है और सही है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह थोड़ा ही भोजन करता है, शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द बताइए, यानी कि थोड़ा भोजन करने वाले को क्या कहा जाता है मुझे बताइए। देखिए एक होता है साथियों जो फलों का भोजन करता है, क्या, जो फल खाकर रहता है, क्या साथियों, फल खाकर फल खाकर रहने वाले को क्या कहा जाता है, फल खाकर रहने वाले को साथियों फलाहारी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए कि मांस को खाने वाला, क्या साथियों, मांस को खाने वाला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मांस को खाने वाले को क्या कहते हैं तो मांसाहारी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जब हम शाकाहारी की बात करते हैं साथियों जो मांस वगैरह ना खाए, ठीक है, साग सब्जी वगैरह खाए तो उसको शाकाहारी कहा जाएगा। अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा, यानी कि जो थोड़ा भोजन करता है उसको अल्पाहारी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। यहां पर आपको बताने की दिक्कत कहां पर है मुझे बताइए। चलिए
देखिए सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, तो मुझे तो लग रहा है यहां पर कोई दिक्कत कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि वह बेचारा जन्म से अंधा है, रेखांकित खंड के स्थान पर दूसरा शब्द बताइए। यानी कि जो जन्म से अंधा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको तो जन्मांध कहा जाता है, जन्म अंध। एक तरीके से आंसर आपका ए के साथ जाएगा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा मुझे बताइए। देखिए स्वभावगत का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति एक तरीके से प्राकृतिक रूप से नहीं होती है, क्या यानी कि कुदरती जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कृत्रिम कहा जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक की अगर बात करते जो खुद ब खुद बन जाए, यानी कि कुदरत ने जिसको खुद बना दिया वो प्राकृतिक चीज है, जैसे कि आसमान है, जमीन है, पानी है, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक चीज है। लेकिन कृत्रिम की अगर बात करें, इसको इंग्लिश में आपको पता होगा साथियों आर्टिफिशियल इसको कहा जाता है, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। तो मैं कहूंगा कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा अंडज की अगर बात करें, जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई है, क्या जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, उसको अंडज कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में साथियों त्रुटि आपको यहां पर लग रही है, फटाफट यहां पर आप लोग बता दीजिए। कहने के साथियों तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए था, तो कहां पर दिक्कत है बताइए। देखिए तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना सूझना चाहिए था, ऐसे करके होना चाहिए, बूझना समझना नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत साथियों यहां पर है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, नहीं, ठीक है, या निर्विघ्न संबंध है, यह होना चाहिए। देखिए अभिन्न ही होगा क्योंकि घोर हो नहीं सकता, कठिन भी नहीं हो सकता, यह गलत लिखा हुआ है। या तो घनिष्ठ लिखा होता, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, या अभिन्न है। मैं कहूंगा साथियों यहां पर कौन सा शब्द आ जाएगा, अभिन्न शब्द आ जाएगा, और यही सबसे सटीक जवाब आपका बैठता है। पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी आपसे यहां पर पूछी जा रही है, फटाफट साथियों मुझे बता दीजिए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए देखिए पर्यायवाची की बात करें, लड़का का क्या हो जाएगा साथियों, लड़के हो जाएगा। भाई पर्यायवाची यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है, लड़का का बालक होना चाहिए था, ठीक है, बालक होना चाहिए का, ये तो साथियों विलोम बता दिया गया है, ये तो विलोम बता दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकती। यहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर दिया गया, कवि का स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाए, ये नहीं होगी। पर्यायवाची की जब हम बात करते हैं कि भौरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अली हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि कौन सा वाक्य साथियों शुद्ध है, फटाफट मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए कमेंट करके। तो यहां पर देखिए तो मैं आपको करवा चुका हूं, कौन सा था, मौसमी 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 गलत, मैंने मौसमी को बुलाया, ये आपका सही होगा। स्वस्थ का विलोम अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए स्वस्थ की जब हम बात करें, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए शुष्क का विलोम क्या होगा, तो शुष्क का विलोम क्या होता है साथियों, आर्द्र होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। निरोगी की अगर बात करें, निरोगी का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, रोगी हो जाएगा। और अगर स्वस्थ की बात करते हैं साथियों, स्वस्थ का विलोम क्या हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, रुग्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि सुषमा कैसे लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे भी नहीं साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे सुषमा लिखा जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए पल्ला पकड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है साथियों, फटाफट बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि अगर आप वाकई में साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके अंदर सिलेक्शन की भूख होना चाहिए। और ये भूख आप साथियों कैसे पैदा करोगे, जब जो भी बिल्कुल एग्जाम से ओरिएंटेड चीज जो होगी, यानी कि एग्जाम से जैसे एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया है साथियों एसएससी जीडी में, जो पिछली शिफ्ट आई थी ना साथियों, बहुत एनालिसिस किया है मैंने, देखा कैसे हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर आखिर पूछना क्या चाहता है, यानी कि एग्जामिनर आप में चेक क्या करना चाहता है। परीक्षा तो एक बहाना होता है, वो आप में कुछ देखना चाहता है, कुछ आपसे देखना ये चाहता है कि आपको वो चीज आती है या वो चीजें नहीं आती है। तो जो चीजें एग्जामिनर पूछता है साथियों वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और मेरा मानना है कि अगर आप इस एग्जाम फतेह चैनल से एग्जाम तक पढ़ते रहेंगे तो मेरा मानना है कि साथियों कोई माई का लाल आपको इस बार हरा नहीं सकता, कोई एग्जामिनर आपको हरा नहीं सकता। यानी कि अगर पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाए कि इस बंदे को हरा दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर देखिए ऐसा होता है ना, अगर आप मेहनती हैं,
अगर आप मेहनती है तो पूरी दुनिया आपको अगर हराना चाहे तो नहीं हरा सकती, लेकिन अगर आप आलसी हैं तो अगर पूरी दुनिया आपको जिताना चाहे तब भी नहीं जिता सकती। क्यों? क्योंकि आप आलसी हैं। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। खैर अगला सवाल देखिए, कह रहे कि पल्ला पकड़ने का मतलब क्या होता है? नकल करना नहीं साथियों, सहारा लेना। बिल्कुल, किसी के सहारे लेने को कहते हैं कि तुमने तो पल्ला पकड़ लिया, यानी कि सहारा ले लिया। उसके बाद देखिए, खाली जगह आपको बताने के सादा जीवन उच्च विचार होता है या सादा जीवन निम्न विचार तो नहीं होता है, विचित्र भी नहीं होता है, सरल भी नहीं होता है, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, यह बात वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको आप, ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है साथियों, बहुत टॉप लेवल का आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए, जो बात जनसाधारण में चलती आ रही है उसको किंवदंती कहा जाता है। ठीक है ना, किंवदंती कहा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि पानी का बताशा होना, इसका मतलब क्या? देखिए, पानी का जो बताशा होता है ना वो बहुत कम सेकंड का होता है। मैं कहूंगा साथियों सेकंड में ही वो सेकंडों में खत्म हो जाता है, यानी कि उसको हम लोग क्षणभंगुर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षणभंगुर कह सकते हैं। श्वेत का अगर विलोम मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? फटाफट बताइए। देखिए, अगर यहां पर बात करते हैं साथियों उग्र का, अगर आपसे विलोम पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे साथियों? सौम्य बताओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन श्वेत का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? आपको साथियों श्याम बताना है। तो उग्र का विलोम पूछे सौम्य बताना, सौम्य का विलोम पूछे उग्र बताना, श्वेत का विलोम श्याम और श्याम का विलोम पूछे तो श्वेत बताना। उसके बाद देखिए, कह रहे कि दिए गए शब्द का समानार्थी क्या हो सकता है? यानी कि बिजली का समानार्थी आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है। तो यहां पर बिजली के समानार्थी की जब हम साथियों बात करते हैं, बिजली को सौदामिनी कहते हैं। बिल्कुल साथियों, बिजली को सौदामिनी कहा जाता है। बिजली की अगर बात करें साथियों, बिजली को चपला भी कहा जाता है। ठीक है ना, और बिजली को साथियों चंचला भी कहा जाता है। यह भी आप लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो मैं कहूंगा चित्तरंजन दास, यानी कि मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और चित्तरंजन दास, यही तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ था साथियों? ऑप्शन नंबर सी के साथ था। बिल्कुल करेक्ट है। किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मैं कहूंगा शौकत अली ने ही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, जैसे शौकत अली हो गए और मोहम्मद अली हो गए, इनके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1919 में साथियों किया गया था। और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो तुर्की के खलीफा थे ना, तुर्की के खलीफा के पद को दोबारा से स्थापित करना एक तरीके से इसका उद्देश्य था। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये लागू कब किया गया? तो साथियों 1961 की अगर हम बात करते हैं तो 1961 में ही आप लोग ध्यान रखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। अगला देखिए, कह रहे 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की जो स्थापना हुई थी साथियों, ये कब हुई थी बताइए? यानी सॉरी, देखिए ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना तो 1866 में हुई थी, यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो मैं कहूंगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि शताब्दी, यानी कि कौन सी शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर कि 18वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। जैसे कि अगर बात करें जो भारत का इतिहास था साथियों, ये अलग अलग भागों में विभाजित हुआ है। तो जो 18वीं शताब्दी से है ना, ये आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? तो मैं कहूंगा गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान को साथियों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है ना राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। तो मैं कहूंगा साथियों कि भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा के सदस्य के, यानी कि लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के, क्या साथियों? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका होता है? तो किसका होता है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि
हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास के लिए स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है, यानी कि किनको याद किया जाता है? तो मैं कहूंगा पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास के लिए पुरुषोत्तम दास टंडन को एक स्वतंत्रता इनको साथियों याद किया जाता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो उसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? द्रव्य नाम दिया है, यानी कि मैटर उसको कहा गया है। अगला देखिए आपके स्क्रीन पर कह रहे कि अफ्रीका में जो स्थित किलिमंजारो है ना, इसका नाम है, यानी कि किलिमंजारो की जब हम बात करते हैं ये आखिर है क्या? तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है साथियों? ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सीरिया की राजधानी की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों सीरिया की राजधानी क्या है? तो दमास्कस जो है ना, ये साथियों सीरिया की ही राजधानी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि साथियों लोकटक झील की अगर बात करें तो ये कहां पर है? मैं कहूंगा ये कहां पर है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ये मणिपुर में। कहां पर है साथियों लोकटक झील? ये साथियों मणिपुर में है। और अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील ही है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये झील विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें तैरते हुए द्वीप है। क्या? तैरते हुए द्वीप साथियों इस झील में पाए जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, यानी कि बंगाल के शोक के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? मैं कहूंगा बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो ये करंट अफेयर के साथियों सवाल हैं, यहां से आपके शुरू हुए। तो एंटी पेपर लीक जो विधेयक पास हुआ है साथियों, ये कहां पर पास हुआ है? ये बिहार में हुआ है, क्योंकि वहां पर बहुत ही नकल होती है साथियों, ठीक है, नकल हुआ करती थी। तो मैं कहूंगा बिहार राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप के डीजीपी साथियों कौन बने? तो इनका नाम है HGS धौलीवाल, और यही अंडमान और निकोबार के डीजीपी बने हैं। उसके बाद देखिए किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? तो मैं कहूंगा दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, मुंबई एयरपोर्ट की बात करें, चेन्नई एयरपोर्ट की बात करें, मैं कहूंगा दिल्ली एयरपोर्ट पर साथियों पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करें, अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को साथियों आप लोग लाइक कर दीजिए। और आपके सिलेक्शन के लिए साथियों मैंने बहुत एक चीज खास की है, टारगेट क्या साथियों? टारगेट सिलेक्शन, ठीक है ना, टारगेट सिलेक्शन नाम से साथियों एक ऐप लॉन्च हुई है हमारी। इस ऐप को आप लोग जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप जब इसको क्लिक करोगे उस लिंक को, टारगेट सिलेक्शन ऐप को लिंक को, तो आप प्ले स्टोर में पहुंच जाओगे, वहां से डायरेक्ट आप उस ऐप को साथियों डाउनलोड कर लोगे। यहां पर आपको साथियों क्या कर सकते हो? SSC GD के फ्री ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है ना, फ्री ऑनलाइन टेस्ट आप लगा सकते हो, और आप चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी आखिर कितनी हो चुकी है। तो काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है साथियों, पूरी टीम लगी हुई है। आप जाकर अभी इस एप्लीकेशन को साथियों डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, और आपको बहुत फायदा मिलेगा, निःशुल्क बहुत सारी चीजें आपको यहां से इस एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएंगी। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इनका नाम एलन मस्क है, और ये साथियों फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कमल किशोर सोन, और यही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? यहां पर आपके अगर बात करें तो रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप इन सभी प्रकार के सवालों को देखिएगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारी रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, तो आप लोग तैयार हैं रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए? पहला सवाल है, कह रहे कि पुरुष और पति के बीच जो सबसे बढ़िया आरेख बनेगा साथियों वो कैसा बनेगा? अब देखिए, अगर मान लेते साथियों, मान लेते ये क्या हो गए, ये आपके पुरुष हो गए, क्या हो गए?
ये पुरुष हो गए। जो पति होते हैं ना वो सब साथियों पुरुष के अंतर्गत ही तो आते हैं, तो मैं कह सकता हूं साथियों ये कौन हो गए, ये सारे के सारे एक तरीके से पति हो गए, क्योंकि पति जो होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं। अच्छा बचा पुलिस है, तो पुलिस को साथियों हम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल बना सकते हैं हम, ये गोल है ऐसा ना समझिए ये तिरछा है। तो मैं कहूंगा कुछ पति क्या हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी ये पुलिस आपकी हो जाएगी, तो कहने के कुछ पुलिस आपकी पति भी हो सकती है, कुछ हो सकता है कुंवारे हो, और कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ महिलाएं पुलिस हो। तो यहां पर मुझे आधा आधा बनाना चाहिए था, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहूंगा ऐसा कहां पर आपको आरेख दिख रहा है, ऐसा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कह रहे हैं साथियों शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही संबंध चीनी का किससे है, तो वही संबंध साथियों चीनी का गन्ने से हो जाएगा। जिस प्रकार शहद मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त होती है उसी प्रकार चीनी जो है ना वो गन्ने से प्राप्त होती है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि TANGY को GZMT भी लिखा जाता है, तो PRIEST को साथियों क्या लिखा जाएगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए। साथियों यहां पर अगर बात करें आपको मालूम होना चाहिए अपोजिट लेटर, जैसे कि ए का अपोजिट लेटर Z होता है, बी का अपोजिट लेटर Y होता है, सी का अपोजिट लेटर X होता है, डी का अपोजिट लेटर साथियों W होता है। उसी प्रकार यहां पर मैं आपको बता देता हूं साथियों, देखिए ए का अपोजिट लेटर Z हो गया है, और उसके अलावा साथियों N का अपोजिट लेटर क्या होता है, M होता है, तो यहां पर N का अपोजिट लेटर M हो गया है, ठीक है ना, और G का साथियों T हो जाएगा, और यहां पर T का क्या हो गया है, G हो गया, और Y का क्या हो गया, B हो गया। तो मैं कहूंगा ये अपोजिट लेटर पर आधारित पूरा सवाल है। तो मैं कहूंगा साथियों कुछ चीजें मैं आपको साथियों यहां पर बता देता हूं, ये आपका हो गया शर्ट, ठीक है, ये हो गया शर्ट, और ये हो गया साथियों गेज। एस का अपोजिट लेटर H होता है, H का होता है S, I का अपोजिट होता है R, और R का अपोजिट होता है I, T का अपोजिट होता है G, G का अपोजिट होता है T, और A का अपोजिट होता है Z, और Z का अपोजिट होता है A। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और LOVE, L का अपोजिट लेटर होता है O, O का होता है L, और V का होता है E, और E का होता है V। अब देखिए P यहां पर साथियों कहा गया है, पी की अगर बात करें आपने सुना हो गया पीके है, क्या है पीके है क्या, तो पी का अपोजिट लेटर के और के का अपोजिट लेटर पी हो जाएगा, यानी कि पी का अपोजिट लेटर के हो गया। आर की अगर बात करें मैंने आपको बताया आर का अपोजिट लेटर आई होता है, तो यहां पर साथियों आई आ जाएगा। आई का अपोजिट लेटर क्या है, आई का अपोजिट लेटर आर है, तो यहां पर आर आ गया है। ई का अपोजिट लेटर क्या है, ई का अपोजिट लेटर वी है, तो यहां पर वी आ गया है। और एस का अपोजिट लेटर एच है, तो यहां पर साथियों एच आ जाएगा। और टी का साथियों क्या बताया, टी का मैंने आपको जी बताया। तो अब आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, KIRVHG, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों बहुत अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी कर लेते हो तो मेरा मानना है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, यानी कि उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। लेकिन अगर आप रोज डेली एग्जाम फतेह, इस चैनल का नाम साथियों एग्जाम फतेह, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से साथियों अगर आप पढ़ाई करते हैं, साथ में अपना एक चैनल है टारगेट सिलेक्शन, उससे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको इस बार चैन लेने से साथियों कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे तरीके से बस पढ़ाई करते रहिए। यहां पर 2 निष्कर्ष हैं और 2 कथन हैं, आपको कथन के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा निष्कर्ष यहां पर आपको सही लग रहा है। देखिए तो कहा जा रहा है सभी फल फूल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, मान लीजिए ये आपके फल हो गए, ठीक है, और कह रहे हैं कि सभी फल फूल है, तो ये सभी के सभी फल क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी फल यहां पर फूल हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ फल कीवी हैं, तो मान लीजिए इतने फल क्या हो जाएंगे, इतने फल यहां पर कीवी हो जाएंगे। तो आपका आरेख तो इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कुछ फल कुछ, अच्छा सॉरी यहां पर क्या कहा गया है, मैंने फूल का बना दिया। मुझे बनाना क्या चाहिए था, मुझे कुछ ऐसे करके साथियों बनाना चाहिए था कि कुछ फल क्या हो जाएंगे, कुछ फल यहां पर साथियों कीवी हो जाएंगे। इतना हो गया। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कुछ फूल कीवी हैं, कुछ फूल कीवी, बिल्कुल साथियों कुछ फूल भी यहां पर कीवी हो गए, इतने फूल कीवी हो गए। सभी कीवी फल हैं, तो साथियों सभी कीवी फल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। और केवल निष्कर्ष एक सही है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नंबर सीरीज वाला साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
सबसे पहले साथियों 6 आया है, उसके बाद 8 आया है, उसके बाद 20 आया है, उसके बाद 50 है और उसके बाद 106 है। तो आपसे कहा यह जा रहा है साथियों कि उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है, ये आपको बताने। देखिए अगर यहां पर हम थोड़ा सा साथियों ध्यान देना कि 6 से 8 हुआ है तो मैं कहूंगा यहां पर 2 बढ़ाया गया है, 8 से 20 हुआ यहां पर 12 बढ़ाया गया है, यहां पर 20 से 30 हुआ है, यहां पर 20 से 50 हुआ है 30 बढ़ाया गया है और यहां पर साथियों साफ साफ 56 आपको दिख रहा होगा ना बढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर हम कितना बढ़ा सकते हैं? अब देखिए ये कैसे हुआ है, 2 से 12 हुआ है तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर 10 बढ़ाया गया, 12 से 30 हुआ है तो 12 से 30 हुआ यानी कि 18 बढ़ाया गया, 30 से 56 हुआ है तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों 26 बढ़ाया गया। तो यहां पर साथियों कितना बढ़ाया जाएगा, ये सवाल पैदा होता है। अब आप देखेंगे कि सब में यहां पर जो गैप आ रहा है ना, 10 में 8 बढ़ाया, 18 में 8 बढ़ाया, 26 आ गया। तो यहां पर भी साथियों हम 8 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 36 यानी कि 34 हो जाएगा। तो यहां पर आपका 34 नंबर आ जाएगा। 34 नंबर का मतलब यह है कि 56 में 34 जोड़ोगे तो हमें यहां पर वाला नंबर मिल जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा और ये आपका 90 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 106 में 90 जोड़ने पर ये वाला नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 6 हो गया, ठीक है ना, और 9 हो गया और साथियों 1 हो गया, तो 196 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस सवाल को अगर आप देखते हैं और क्या हो सकता है साथियों इस सवाल का सही जवाब, एक बार देखकर बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, कह रहे कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में जो 7 संख्या है ना, 7 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सी संख्या होगी? बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो 7 कहां पर है? 7 यहां पर है। मैं आपको साथियों कई बार बतला चुका हूं कि अगर आपसे पूछा जाए ये वाली 7 का यानी कि 4 का विपरीत क्या होगी, तो 4 का विपरीत साथियों 3 संख्या होगी। 4 का विपरीत 3 हो गई। 6 का विपरीत अगर आपसे पूछे तो 6 का साथियों 8 हो जाएगी, या 8 का पूछे तो 6 बता देना। बचा क्या है साथियों 7, 7 की विपरीत क्या हो जाएगी? 7 की विपरीत हो जाएगी 5, या पूछे 5 की विपरीत क्या होगी तो 7 आपको बताना है। तो मैं कहूंगा आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अब यहां पर निम्नलिखित समीकरण को सही यानी कि संतुलित बनाने के लिए किन 2 संख्याओं यानी कि इनको आपस में बदलना होगा, ये आपको बताना है। क्या अगर साथियों यहां पर 3 और 5 को बदलने तो 70 बन जाए, 5 की जगह 7, 7 की जगह 5 कर दे तो 70 बन जाए। देख लेते एक बार, ठीक है ना। एक बार साथियों यहां पर हम क्या कर लेते, एक बार यहां पर देख लेते। 3 और 5 को बदलने पर यानी कि 3 है पहले तो 5 लिख दिया, 45 का 45 आ गया, 5 है तो साथियों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस आपका 7 आ गया, माइनस आपका 12 आ गया। क्या इसको कैलकुलेट करने पर अगर 70 आता है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए 3 से कट करेंगे इसको, 3 कम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 हो गया, प्लस आपका 7 माइनस 12 हो गया, 15 पंजे 75 हो गया, प्लस 7 माइनस 12 हो गया, 75 और 7 80 और 82 हो जाएगा। 82 में से जब आप 12 घटाओगे तो मैं कहूंगा कितना बचेगा साथियों 70 ही तो बचेगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहने के दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब साथियों चयनित होगा। यानी कि ये आकृति आपको दी जाती है, आप इसको दर्पण के सामने रखते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है फिर दर्पण में आपको ये कैसी दिख रही है। तो आपको सभी कुछ पता है साथियों। देखिए जो यहां पर है ये चीज, ये यहां पर आ जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा? ये आपको कुछ ऐसे करके दिखेगा दर्पण में। 9 की बात करें साथियों, 9 आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये यहां पर तो 2 होना चाहिए, नहीं होगा। यहां पर 2 होना चाहिए, नहीं होगा। यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 9 है, यहां पर 9 है, ठीक है ना। 5 की अगर बात करें, 5 आपको यहां पर दिखेगा और कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। 3 की बात करें, 3 आपको यहां दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 की बात करें, 6 आपको यहां पर दिखेगा और 2 आपको साथियों यहां पर दिखेगा। ऐसा अगर बात करें, अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर फिर मैटर की अगर बात करें तो यहां पर 6 इन्होंने सीधा सीधा बना दिया, इसलिए ये ना आंसर नहीं हो सकता। मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे आप लोग आंसर यहां पर बताइए कि अगर 7 को यहां पर क्या लिखा जाता है, 36 लिखा जाता है, तो 5 को साथियों क्या लिखा जा सकता है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए देखिए, अगर हम इसकी गुणा साथियों 7 से करें यानी कि 7 सत्ते 49 हो जाएगा और उसमें से हम साथियों कितना अगर माइनस कर दें, ठीक है ना, या 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 छंग अगर बात करें, क्या 7 छंग आपका साथियों 42 हो जाएगा,
ठीक है ना, 42 हो जाएगा, 7 सत्ते तो 49 होता है, 7 छंग होता है 42, तो 7 छंग 42 हो जाएगा और 6 माइनस कर देते तो मैं कहूँगा ये वाला नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 5 छंग आपका अगर बात करें तो 30 हो जाएगा, उसमें से कितना माइनस कर दे, 6 माइनस कर दे तो कितना, 5 छंग आपका, सॉरी 6 से करिए, 5 छंग आपका 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। क्या 24 यहां पर आएगा? अगर ऑप्शन में 24 है तो मैं कहूंगा बिल्कुल 24 हमारा आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का साथियों पहले से है, ये आपको यहां पर देखना है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए जैसे कि अगर बात करें कि BARK से FXWI बनाया गया, तो कैसे बनाया गया है? देखिए B होता है 2 पर, F होता है 6 पर, कितना बढ़ाया गया है? 4 बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया है। A होता है 1 पर, X होता है साथियों कितने पर? XYZ, यानी कि 24, 25, 26, तो 24 पर होता है, तो इसमें तो माइनस किया गया है। और कितना माइनस किया गया साथियों? 3 माइनस किया गया, ठीक है। R होता है 18 पर, W होता है 23 पर, यानी कि कितना बढ़ाया गया साथियों? 5 बढ़ाया गया है, ठीक है। और K होता है 11 पर, I होता है साथियों 9 पर, यानी कि यहां पर 2 माइनस किया गया, 2 घटाया गया। तो क्या यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे? एक बार देख लेते हैं। तो S 19 पर होता है साथियों, 4 बढ़ाएंगे तो 23 आ जाएगा, 23 पर W होता है। T होता है 20 पर, 3 घटाएंगे 17 हो जाएगा, यानी कि Q हो जाएगा। तो WQ कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है साथियों आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें, आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट यहां पर आप लोग मुझे आंसर बता दीजिए कि आपका आंसर साथियों क्या हो सकता है। चलिए भाई, चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें करके 56, 39, 4 भाग 12 और साथियों 33 बराबर 36 है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलकर अगर हम इसमें फॉलो करते हैं तो साथियों हमारा कैलकुलेशन करने के बाद 36 हमको मिलता है। तो अगर हम साथियों बात करें कि यहां से शुरू करें तो ये 56 आपका हो जाएगा, 39 आपका हो जाएगा, 4 हो गया, 12 हो गया, 33 हो गया। फटाफट आंसर मुझे देने की कोशिश करिए। अगर माइनस की जगह पर भाग, भाग की जगह पर माइनस रखे फिर कैलकुलेट करें तो 36 आता है, नहीं आता। देखिए माइनस है, माइनस की जगह पर साथियों भाग आ जाएगा। पहली बात तो ये तो कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ट्रिक से पहचाना करो। फिर इसको देखो, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, तो ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, गुणा का गुणा रहेगा, भाग का भाग रहेगा, प्लस है तो माइनस आ गया। अब इसको कैलकुलेट करने पर अगर 36 आ जाता है तो हमारा ये आंसर होगा, वरना हम इस वाले को चेक करेंगे। तो अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करें किसकी, देखिए ये 56 हो गया, ये आपका 39 हो गया, गुणा 4 हो गया, ये आपका भाग यहां पर आ गया, माइनस 33 हो गया। इसको जरा देखिए 3 से कट करें, 3 चौक आपका 12, ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 13 एकम 13 बच गया। 56 प्लस 13 माइनस 33 आ गया है। तो अगर 56 प्लस 13 करें तो साथियों 9 आ गया और यहां पर 6 आ गया। तो 69 में से 33 घटाने पर क्या आता है साथियों? देखिए जरा, 69 में से अगर 33 घटाएंगे तो 6 और 3 36 ही आता है, यानी कि 36 बराबर 36 हमको मिल चुका है। यानी कि हमारा राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। कथन निष्कर्ष वाला सवाल है ये साथियों। कह रहे कि कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, सभी खिलाड़ी लोग हैं। तो इसमें कैसे साथियों डायग्राम बनेगा, कैसे आरेख बनेगा, मैं आपको बतला देता हूं। कह रहे कि कुछ खिलाड़ी, मान लीजिए ये कौन हो गए साथियों? ये आपके खिलाड़ी हो गए, ये आपके खिलाड़ी हो गए। कह रहे हैं साथियों कि कुछ खिलाड़ी, मान लीजिए ये आपके खिलाड़ी हो गए और कह रहे हैं कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। तो इतने खिलाड़ी मान लीजिए क्या खेलते हैं? इतने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। ये बात क्लियर है। सभी खिलाड़ी लोग हैं, ये सभी जो खिलाड़ी है ना साथियों, ये सभी खिलाड़ी, ये कौन है? ये साथियों लोग हैं। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है गलत है। कहने कि कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कथन पॉजिटिव में है, ये भैया कैसे नेगेटिव में आ गया? तो ये गलत हो गया। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो ये तो आपका सही लग रहा है। कुछ लोग यानी कि इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं, सही हो जाएगा। सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं तो सभी लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। हाँ, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो ये गलत हो गया। यानी कि कहां पर लिखा हुआ निष्कर्ष 2 सही है? मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। चलिए, कहने के साथियों ABCD नाम के 4 पुरुष और MNOP नाम की 4 महिलाएं एक गोल मेज के परिता एक महिला के बाद एक पुरुष के वैकल्पिक क्रम में बैठी, यानी कि एक महिला के बाद, अच्छा
एक गोल मेज के परिता एक महिला के बाद एक पुरुष, एक महिला के बाद एक पुरुष, फिर एक महिला होगी, फिर पुरुष होगा, फिर महिला होगी, फिर पुरुष होगा, ऐसा है। चलिए अब यहाँ पर साथियों कितने लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं, तो 8 लोगों की बैठने की जगह बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब कहा जा रहा है कि P जो है ना, P ये B और A के बीच में है, तो मान लेते हैं साथियों P अगर हम यहाँ पर बैठा दें और P और A, B और A के बीच में B यहाँ पर हो गया, A यहाँ पर हो गया, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यानी कि N के ठीक बगल में A जो है ना, A ये N के ठीक बगल में और D के सामने बैठा है, यानी कि A जो है ना, A जो है ना, ये N के बगल में बैठा है, तो N के बगल में हमने बैठा दिया, और N जो है ना ये D के बिल्कुल सामने बैठा है, यानी कि D साथियों यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, A जो है ना, A अच्छा एक सेकेंड यहाँ पर अगर बात करें क्या कहा गया है, A जो है ना, ये N के ठीक बगल में बैठा है और D के सामने बैठा है, यानी कि A बैठा है D के सामने, तो D यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, P के सामने बैठी है M, तो P के सामने बैठी है M, तो M यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि B और D के B और, ठीक है, कितना हो गया, D के सामने बैठी है। यहाँ पर कुछ दिक्कत है साथियों, एक सेकंड रुक जाइए आप, मैं इसको देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपका ये अधूरा है, ठीक है, क्वेश्चन आपका अधूरा। M P के सामने बैठी है, ये चीज होगी, अच्छा D के सामने बैठी, कह रहे P के सामने M P के सामने बैठी है, तो M P के सामने बैठी, M P के सामने बैठे, B और D के बीच में कौन बैठा, इतनी सी बात पूछी जा रही है, B और D के बीच में कौन बैठी है, बस इतनी सी बात पूछी जा रही है। B कहां पर है, B यहां पर है, D यहां पर है, यानी कि अब आपको बताने साथियों यहां पर कौन बैठी। एक बार सवाल को दोबारा से पढ़ लीजिए, देखिए अब समझने की यहां पर कोशिश करिए। A B C ये 4 पुरुष हैं, पुरुष को हम प्लस से डिनोट करेंगे, M N O P ये साथियों माइनस से करेंगे क्योंकि ये महिला है, ठीक है ना। अब देखिए ये पुरुष हो गया और ये महिला हो गई, पुरुष हो गया, ये महिला हो गई, तो यहाँ अच्छा ये क्या हो गया, ये भी पुरुष हो गया, तो मैं कहूंगा इनके बीच में महिला बैठेगी, यानी कि इनमें से ही कोई बैठेगी, इनमें से ही कोई बैठेगी। M को हम बैठा चुके हैं, N को हम बैठा चुके हैं, O को अभी नहीं बैठाला, हम P को भी बैठा चुके हैं, तो बचा O, तो O महिला है, O ही तो यहाँ पर आएगी, O यहाँ पर आएगी। अब इधर से कौन बचा, C बचा है, तो C जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक महिला है, ये एक महिला है, बीच में पुरुष बैठेगा। तो मैं कहूंगा साथियों सवाल में पूछा गया था कि B और D के बीच में कौन है, तो B और D के बीच में कौन है साथियों, O है, तो O क्या होगा, O आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखते हैं, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे हैं कि साथियों जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में लगे होते हैं ना ये, वैसे आपको यहां पर लगाकर बतलाना है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए MAR यहां पर है, MAR यहां पर है, MAR यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है MAR, लेकिन I बाद में होता है, E पहले होता है, I बाद में होता है, T बाद में होता है, M पहले होता है, यानी कि ये वाला सबसे पहले आ जाएगा 4, उसके बाद MARI, ठीक है, M ये तो T और M हो गया, वो तो बाद की बात है, MARI, यहाँ पर J है, यहाँ पर E है, E पहले होता है, J बाद में होता है, यानी कि अब 5 आ जाएगा, उसके बाद साथियों आपका 3 आ जाएगा। अब इसमें से देख लो MAR, M पहले आता है, T बाद में आता है, यानी कि 1 आ गया, फिर 2 आ गया, तो 453 12 कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है, तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि ये जो आपको आकृति ऐसे करके दिख रही है ना, आपको बताने ये कौन से ऑप्शन में आपको लग रही है बनी हुई। अगर यहां पर हम बात करते, यहां पर तो हो ही नहीं सकता साथियों, यहां पर बात करें यहां पर भी नहीं हो सकता। अच्छा यहां पर एक चीज मुझे दिख रही है, अगर ऐसे करके ये ले जाएं और ऐसे करके ये ले आए और ऐसे करके ये ले जाए, तो यहां पर बनेगी वो आकृति, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से क्या लिखा हुआ है साथियों, यहां पर से होना चाहिए 60% से 15 कम है, तो वो संख्या क्या होगी, इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, मान लीजिए वो संख्या x है, वो संख्या क्या है, वो संख्या x है, किसी संख्या का 60% यानी कि साथियों x का किसी संख्या का 30% यानी कि उस संख्या का 30%, ठीक है, उस संख्या के यानी कि उस संख्या के 60% से, उस संख्या के 60% से 15 कम है, तो साथियों -15 कर दिए, ये आपका बराबर हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको साथियों आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 30x/100 हो जाएगा, ठीक है। और एक काम करिए साथियों, 30x आपका ये हो गया, ये एक काम करिए, ये आपका इधर ले आइए, ये आपका इधर ले आइए, यानी कि 60x हो गया, क्या आपका हो गया साथियों 60x,
ठीक है ना। 60x/100 हो गया, माइनस लगा दीजिए, बराबर आपका क्या आ जाएगा, बराबर आपका 15 आ जाएगा, 15 प्लस का हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या 60 है ना, बड़ी ज्यादा क्या है 60%, तो बड़े में से छोटा घटेगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 100 एक बार नीचे लिख लेंगे, 2 बार है, 60x में से 30x जाएगा तो 30x ही बचेगा, बराबर यहां पर 15 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1500/30 हो जाएगा। मैं कहूंगा इसको कट करेंगे, 3 पंजे 15, 50 आ जाएगा। तो x बराबर साथियों क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है, वो संख्या हमने x मानी थी और x बराबर हमारा 50 निकला है। कुछ नहीं करना इस सवाल में, मैं कहूंगा किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको कैलकुलेट करके x का मान निकाल दिया। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना बताया गया है, 5,000 बताया गया है। और मिश्रधन की अगर बात करें साथियों, मिश्रधन भी यहां पर बताया गया है 7550 रुपए हो जाता है। तो अगर हम साधारण ब्याज निकालें तो इनको आपस में घटा दो, कितना बचेगा, 2550 बचेगा। यानी कि 2550 आपका क्या हो जाएगा साथियों, साधारण ब्याज हो जाएगा। यहां पर 2550 आपका क्या हो जाएगा, 2550 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम साथियों अब यहां पर निकालें क्या के दर निकालें, यहां पर हम, ठीक है ना, दर निकालें, क्योंकि जो दर निकलेगी फिर उस दर में हमें ये ब्याज दर की वृद्धि करना है। तो सबसे पहले साथियों हम साधारण ब्याज बराबर PRT/100 वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये वाला साधारण ब्याज बराबर PRT/100 वाला। साधारण ब्याज कितना है साथियों, 2550 है, बराबर P कितना है साथियों, यहां पर 5000 है। आर कितना है, यहां पर आर की बात करें, आर ही तो ज्ञात करना है। टी की अगर बात करें, टी 6 वर्ष है, बटे में 100 आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कट करें, 5 पंजे 5, 5 पंजे 25, 5 कम 5। और अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 6 ये नीचे आ जाएगा और बराबर क्या आ गया, आर आ गया। यानी कि आपको आर पता चल गया साथियों कितना है, ठीक है ना, आपको आर पता चल गया ना कितना है। अब इसको साथियों जरा कैलकुलेट करो, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 अट्ठे 48 हो गया, ठीक है ना। 6 अट्ठे कितना हो गया साथियों, 6 अट्ठे आपका 48 हो गया। 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 पंजे आपका 30 हो गया। यानी कि जो आर निकली है ना, वो कितनी आर निकली है, 8.5% निकली है। तो कह रहे कि अगर इसमें 3.5% की वृद्धि कर दी जाती है तो ये आर कितनी हो जाती है, मैं कहूंगा तो ये आर कितनी हो जाती है साथियों, 8 3 कितना हो जाएगा आपका 11 हो गया। यानी कि 12% की फिर ये आर बन जाती है। दर कितनी बन जाती है, 12% की बढ़ जाती है। तो अब आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि अगर अब बढ़ाकर यानी कि 12% की दर हो जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि तो साथियों मिश्रधन कितना हो जाएगा। मिश्रधन बराबर होता है P + SI, P + SI होता है। अगर हम साधारण ब्याज की यहां पर साथियों बात करें तो साधारण ब्याज कितना आपका हो जाएगा, साधारण ब्याज की अगर बात करें साथियों, साधारण ब्याज एक बार ज्ञात कर लेंगे, 5000 हो गया। और दर अब लगाना है 12% नई दर, ठीक है। और यहाँ पर टी कितना है, 6 वर्ष है, बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ये काम करो, 12 पंजे 60 हो गया, ये 600 हो गया, गुणा 6 से कर दो तो आपका कितना आ जाएगा साथियों, 3600 आ जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज तो आपका कितना आ गया है, 3600 आ गया है। और मूलधन आपका कितना था, 5000 था। इन दोनों को जोड़ दो, आपको मिश्रधन मालूम पड़ जाएगा। मैं कहूंगा इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा साथियों, 3600 आएगा। यही क्या हो जाएगा, यही आपका मिश्रधन हो जाएगा। और 3600 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि एक निश्चित धनराशि ABC के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है, A और B के हिस्सों का अनुपात इतना है। यानी कि A और B के हिस्सों का अनुपात कितना है साथियों, कितना है साथियों, 3:5 है। और B और C के हिस्सों का अनुपात कितना है साथियों, 2:7 है। तो A का हिस्सा अगर 3600 है तो कुल धनराशि कितनी होगी। देखिए अगर मैं आपसे कहूं, मुझे बताइए A/B/C का हिस्सा क्या है, तो इसको उल्टा n बना दो, गुणा करा दो, 3 दूना 6 हो गया, ये A हो गया, 2 पंजे 10 ये B हो गया, 7 पंजे 35 ये C हो गया। तो A का हिस्सा 3600 है, कहने का मतलब है A का हिस्सा 3600 है, यानी कि A जो है ना ये 3600 है, ठीक है। तो एक काम साथियों आप क्या करा सकते हो, आप एक काम क्या करा सकते हो, ये करा सकते हो
कि इसको किससे गुणा की जाए। इसको साथियों मैं कहूंगा 6 छंग 36, यानी कि इसको 600 से गुणा करा दी जाए, ठीक है, 6 छंग 36 तभी हो पाएगा। तो मैं कहूंगा अब इन सब को आप जोड़ लो, 35 45 हो गया, 45 बोले तो साथियों 51 हो गया, यानी कि 51 की 600 से जरा गुणा करो, देखो क्या आता है यहां पर। चलिए तो 6 कम 6, 6 पंजे 30 हो गया और 2 जीरो लगा दी, यानी कि 30,600 आ गया। 30,600 ये कुल धनराशि हो जाएगी, जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट करके आप लोग यहाँ पर जरूर बताइएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आप देखिए एक सेकेंड, अगर साथियों आप एसएससी जीडी की 2025 एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए 3 प्रकार की पीडीएफ साथियों तैयार करवाई हैं। उन 3 प्रकार की पीडीएफ की साथियों जहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको साथियों एसएससी पहली पीडीएफ में एसएससी जीडी जो फरवरी 2024 में पेपर हुआ था, फरवरी 2024 में, उसकी साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सब कुछ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी के जैसा आपका पेपर आएगा वैसा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए साथियों, 10 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको भी पता है जिस एग्जाम को क्लियर करना होता है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए जाते हैं, तो यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। उसके अलावा साथियों करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो है ना 2024 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको लिया है। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ 70 रुपए में साथियों मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, एसएससी जीडी पीडीएफ का, एसएससी जीडी पीडीएफ लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 रुपए का पेमेंट करके इन तीनों पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, एप्लीकेशन का लिंक है, उसको भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको साथियों बहुत फायदा मिलेगा। चलिए तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और टारगेट सिलेक्शन अपना एक चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।